हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का सैंपल पेपर 1 सॉल्व करेंगे। ये सैंपल पेपर टर्म 1 एग्जाम के लिए क्वेश्चन 1 में दिया गया है। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। ये हम फिगर में देख रहे हैं कि हमने 1 ग्राम NaCl लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में and set up the apparatus as shown in figure. Now say that if climate is humid, the gas evolved is passed through a guard tube containing calcium hydroxide, calcium carbonate, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम क्लोराइड जो है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड एक अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है। तो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि हमने ये जो एपरेटस है ड्राई HCl को प्रिपेयर करने के लिए है, ड्राई HCl को प्रिपेयर करने के लिए हमें अगर क्लाइमेट ह्यूमिड है तो यहाँ पर जो गैस एवॉल्व होगी HCl गैस, उसमें मॉइस्चर हो सकता है और उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए वी यूज कैल्शियम क्लोराइड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 में दिया गया है कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। क्योंकि स्टूडेंट देखिए माउथ में बैक्टीरिया होने के कारण जो हमारा फूड है दांतों के बीच में जो सड़ता है उसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। सो टूथ को क्लीन करने के लिए वी यूज टूथपेस्ट यूज करते हैं और उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और स्टूडेंट्स कैल्शियम फॉस्फेट की जो नेचर होती है दिस इज बेसिक सॉल्ट। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है Ca3PO4 होल थ्राइस, इसकी नेचर बेसिक होती है क्योंकि ये बेसिक नेचर होने के कारण एसिड से रिएक्ट करता है और टूथ को डिके होने से बचाता है। कैल्शियम फॉस्फेट को फॉर्म करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड जो कि वीक एसिड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्गर बेस होता है, इनको यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा आफ्टर मील। क्वेश्चन देखिएगा खाना खाने के बाद यानी आफ्टर मील सलाइवा की जो पीएच वैल्यू रहती है ये 5.8 रहती है, क्योंकि उस समय सलाइवा बैक्टीरिया के एक्टिव होने के कारण एसिडिक होता है सलाइवा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पीएच वैल्यू मींस बिटवीन 5 and 6। क्वेश्चन 4, नेम द केमिकल्स यूज्ड इन एसिड फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन इट इज यूज्ड। ऑप्शन दिए हुए सोडियम बाइकार्बोनेट, नाइट्रोजन एंड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि NaHCO3 होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं इस इक्वेशन को। 2NaHCO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2CO2 plus H2O। तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ये फायर को बुझाने का काम करती है, तो इसके लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वाटर विद डिटर्जेंट डिजॉल्व्ड इन इट। तो देखिएगा जब डिटर्जेंट को डिजोल्व किया जाता है वाटर में तो क्योंकि डिटर्जेंट की नेचर जो होती है वो बेसिक होती है और जो बेसिक होते हैं ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। यहाँ पर बेसिक नेचर का मतलब है कि पीएच वैल्यू 7 और 14 के बीच में होगी। दैट मीन्स कि ऑक्साइड आयंस विल बी मोर देन हाइड्रोनियम आयन। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस and low concentration of hydronium ion. So option B is correct. Question 6, which of the following gases can be used for the storage of fresh sample of an oil which we use for eating for frying purpose for long time। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ऑयल को हम फ्राइंग और ईटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, ऑयल को जब स्टोर किया जाता है बोतल में तो स्टूडेंट्स देखिए बोतल में कुछ खाली जगह रहती है तो उस जगह में हम हीलियम और नाइट्रोजन उसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम और नाइट्रोजन को यूज करने से क्या होगा, हीलियम नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती हैं
और ये एटमॉस्फेयर की गैसेस से रिएक्ट नहीं करती, ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो इस तरह से जो हमारा ऑयल है ये ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और ऑयल रैंसिड होने से बच जाता है। क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते, ऑक्सीजन यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑयल रेंसिड हो सकता है, नाइट्रोजन कर सकते हैं, ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे। बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, तो हीलियम और नाइट्रोजन हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question 7. In which of the following chemical equations the abbreviation represents the correct states of the reactants and products involved in the reaction temperature? तो स्टूडेंट देखेगा यहाँ पर reactants दिए गए एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करने से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट को हम सॉलिड, इसका जो स्टेट होगा सॉलिड लिखेंगे, और एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, मींस एक्वस फॉर्म होगी। अमोनियम क्लोराइड भी सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, AlCl3 aqueous plus 3NH4OH aqueous, it gives AlOH whole thrice precipitate, white precipitate means solid, plus 3NH4Cl aqueous. Option A is correct. Question 8. The reaction 2HNO3 plus CaOH whole twice gives CaNO3 twice plus 2H2O. यहाँ पर 2HNO3 नाइट्रिक एसिड एसिड फॉर्म में होता है एंड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज बेसिक फॉर्म। तो एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट यहां पर मिलता है CaNO3 ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट ये सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, एंड वाटर 2H2O। So this is an example of acid plus base, it gives salt plus water. So this is neutralization reaction. तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैल्शियम और हाइड्रोजन ये आपस में इंटरचेंज हुए, कैल्शियम हाइड्रोजन की जगह पर आया और हाइड्रोजन कैल्शियम की जगह पर आके CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट एंड यहाँ पर वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन 9. Dilute hydrochloric acid is added to granulated zinc taken in a test tube. The following observation are recorded. Point out the correct observation. तो इसमें दिया गया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को ऐड किया गया है ग्रेनुलेटेड जिंक में, दानेदार जिंक में इसको ऐड किया गया है टेस्ट ट्यूब में, और जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड किया गया। 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑब्जर्वेशन दिया गया है द सरफेस ऑफ मेटल बिकम्स शाइनी, द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। तीसरा, ऑर्डर ऑफ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डेड। डी ऑप्शन, ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व्ड। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर अगर हम Zn जो कि एक मेटल है इसको रिएक्ट कराएंगे HCl गैस से, और यहाँ पर Zn plus 2HCl it gives ZnCl2 plus हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इवॉल्व होगी, यानी Zn यहाँ पर मेटल है, HCl एसिड है, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर स्टूडेंट ZnCl2 मिल्की नहीं होता, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। अगर ऑप्शन ए की बात करें द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया गया ऑर्डर ऑफ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डेड, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो गैस इवॉल्व होती है हाइड्रोजन, ये कलरलेस गैस होती है और ऑर्डरलेस होती है। तो ऑप्शन
डी इज करेक्ट। तो इस रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व होती है वो हाइड्रोजन होती है और ये गैस कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question 10. On heating a blue colored powder of copper nitrate in a boiling tube, a black substance X, oxygen gas and brown gas Y was formed. Identify the products correctly. तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ब्लैक सब्सटेंसेस और ब्राउन गैस, ये दो कॉलम दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ब्लैक सब्सटेंस एक्स कॉपर होगा, ब्राउन गैस वाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड होगी। बी ऑप्शन दिया गया है कॉपर ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ऑप्शन कॉपर ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन कॉपर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, जब ब्लू कलर पाउडर जो होता है नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट का, इसको हीट किया जाता तो हीट करने से थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको हम कहते हैं, ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। और इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2CuNO3 ट्वाइस, और इसको हीट करने से मींस इसको हीट करने से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, कॉपर ऑक्साइड मिलता है 2CuO प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो कॉपर नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाता है ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड में, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ब्लैक सब्सटेंस एक्स जो होगा दैट विल बी द कॉपर ऑक्साइड एंड ब्राउन कलर की जो गैस होगी दैट विल बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question 11. Rahul took some freshly prepared lime water in two test tubes marked A and B. He blew air through the lime water in test tube A. He then uses a syringe and passed air through the fresh lime water in test tube B. Select the incorrect observation from the statements given below. 1. The amount of carbon dioxide in atmospheric air and exhaled air are equal to. Exhaled air contains more carbon dioxide as compared to atmospheric air. 3. Atmospheric air contains more carbon dioxide gas as compared to exhaled air. 4. Lime water turned milky immediately in both the test tube A and B. Option A both 1 and 4. Option B both 2 and 4. Option C both 1, 2 and 3. Option D both 1, 3 and 4. तो यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब ए में जो एक्सेल्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से रिएक्ट कराया जा रहा है। और टेस्ट ट्यूब बी में भी फ्रेश लाइम वाटर दिया गया है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड सिरिंज के जरिए, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मिक्स किया जा रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है एज कंपेयर टू द एक्सेल्ड एयर, क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तो एक्सहेलेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर माउथ से आउट होती है। तो यहाँ पर पार्ट 1 में जो दिया गया है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर एक्सेल्ड एयर आर इक्वल, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड में दिया गया है एक्सेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, दिस इज करेक्ट। थर्ड में दिया गया है एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज कंपेयर टू एक्सेल्ड एयर, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन 4 में दिया गया लाइम वाटर टर्न मिल्की इमीडिएटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि कि एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, इस वजह से ये लाइम वाटर में क्विकली रिएक्ट करता है और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है।
अगर टेस्ट ट्यूब बी की बात करें, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक एयर मिक्स किया गया है और एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम मात्रा में होती है, इस वजह से ये क्विकली लाइम वाटर को मिल्की नहीं करेगा। इस लाइम वाटर को मिल्की करने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है वो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर इनकरेक्ट। तो सही ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन सही होगा। इसमें दिया गया है बोथ 1, 3 एंड 4। So option D is correct. Question 12. In the given picture A represents, ये साइड में एक पिक्चर दिया गया है, तो यहाँ पर A क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन दिए गए हैं। A rings of cartilage which ensures that the air passes does not collapse while going into the lungs. B diaphragm which contracts and flattens upon inhalation. C alveoli where the exchange of gas can take place. ऑप्शन डी फाइन हेयर्स फॉर एयर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये हम ट्रैकिया को देख पा रहे हैं और ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये जो शेप है ये इंश्योर करती है कि जो एयर का पासेज है ये कोलैप्स ना हो, क्योंकि इसका शेप इस तरह से होता है कि ये जो बेंड पाइप है ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर ये सिकुड़ जाएगी तो एयर पासेज नहीं होगा। तो रिंग्स ऑफ कार्टेज की शेप इस तरह से होती है जो कि इंश्योर करती है एयर पासेज को। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। क्वेश्चन 13, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कई स्टेजेस में एंजाइम्स मिक्स होते हैं फूड के साथ, और फूड डाइजेशन ये शुरू हो जाता है जब फूड इनटेक होता है माउथ में, और माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और ये सलाइवा को सेक्रेट करते हैं, और सलाइवा में इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि सलाइवरी एमिलेज होता है, और ये सलाइवरी एमिलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सुगर्स में। तो स्टूडेंट्स 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर जो पैप्सिन है, पैप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और पैप्सिन को। ट्रिप्सिन पैंक्रियाज से मिलता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन 14, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए स्पेसिफिक हार्मोन्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। ऑप्शन बी स्पेसिफिक एंजाइम्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ऑप्शन सी स्पेसिफिक एंजाइम्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। ऑप्शन डी स्पेसिफिक हार्मोन्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। स्टूडेंट्स देखिएगा, डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं इनका ब्रेकडाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी कि ग्लूकोज में, और ये एंजाइम्स के द्वारा होता है, और ये एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस पार्ट्स में सेक्रेट रहते हैं, और हार्मोन्स जो होते हैं ये सेक्रेट रहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, और स्पेसिफिक टारगेट्स पर ये एक्ट करते हैं। यहाँ पर हार्मोन्स जो कि ऑप्शन ए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये हार्मोन्स का काम नहीं होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करे। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं। तो ऑप्शन बी और सी में से कोई एक करेक्ट होगा, और एंजाइम्स का काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल सब्सटेंस यानी सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। सो ऑप्शन सी से यहाँ पर सही होगा।
Option C is correct. Question 15. The excretory system of human beings includes option A kidney, a ureter, a urinary bladder, and a urethra. Option B, a pair of kidneys, a ureter, a pair of urinary bladders, and a urethra. Option C, a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. Option D, a pair of kidneys, a pair of ureters, a pair of urinary bladder, and a urethra. तो स्टूडेंट्स देखेगा, अगर हम फिगर देखें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो उसमें a pair of kidneys होता है, a pair of ureters and urinary bladder single यानी a urinary bladder और urethra, a urethra. So option C यहाँ पर सही होगा. Question 16. A student noted the following observations with 4 compounds A, B, C, D. यहाँ पर स्टूडेंट्स ने 4 ऑब्जर्वेशन को नोट किया हुआ है 4 कंपाउंड्स के लिए. ए बी सी डी फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर दिया गया है, उनका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर नोट किया गया है. तो ए का मेल्टिंग पॉइंट 1074 एंड बॉइलिंग पॉइंट 1686, बी के लिए 250 मेल्टिंग पॉइंट, 350 बॉइलिंग पॉइंट, सी के लिए 290 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 391 एंड डी कंपाउंड के लिए मेल्टिंग पॉइंट इज 2850 and boiling point is 3120. Which of the compounds A, B, C, D are ionic compound? स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई. तो यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो कंपाउंड्स होंगे ये हम टेबल में देख पा रहे हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड ए के लिए 1074 एंड कंपाउंड डी के लिए जो कि 2850 है, बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड ए के लिए 1686 एंड कंपाउंड डी के लिए 3120. तो ए और डी कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई हैं, तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा. Question 17. Which of the following ray diagrams is correct for the ray of light incident on a concave mirror as shown in figure? तो यहाँ पर फिगर में कॉनकेव मिरर के लिए कुछ रे डायग्राम्स दिए गए हैं, हमें सही रे डायग्राम फाइंड करना है. ऑप्शन ए में हम देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ और पी के कहीं बीच में से होके ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे है जो कि इंसिडेंट होती है कॉनकेव मिरर पर, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू होके जाएगी. सो यहाँ पर बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि इंसिडेंट रे उसी पाथ के थ्रू रिटर्न हो रही है, क्योंकि इंसिडेंट रे उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो रही है. सो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. डी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो रही है. तो ऑप्शन डी सही होगा. क्वेश्चन 18 में दिया गया है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज इज 90 डिग्री एज शोन बिलो. तो यहाँ पे इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि एक प्लेन मिरर दिया गया है और PO is the incident ray and ON is the normal and OQ is the reflected ray. आगे दिया गया है if the plane mirror is rotated by 10 degree about point O in the anti-clockwise direction, then the angle between incident and reflected rays will be. तो यहाँ पर प्लेन को अगर 10 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
तो स्टूडेंट ऐसा करने से जो इंसिडेंट रे की पोजीशन है इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन जो नॉर्मल है ये 10 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो नॉर्मल की पोजीशन 10 डिग्री से चेंज होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा दैट विल बी 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री। सो नाउ इट विल बी 55 डिग्री। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा, क्योंकि दिया गया है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एंगल 90 डिग्री था, and we know that angle of incidence is equal to angle of reflection. So I is equal to R. So I plus R दिया गया था 90 डिग्री और I और R इक्वल होते हैं, तो we can say 2I is equal to 90 डिग्री। अगर हम I is equal to R रखते हैं तो I की वैल्यू 90 डिग्री by 2 means 45 डिग्री। So I और R दोनों 45 डिग्री होंगे। और अगर प्लेन मिरर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 10 डिग्री से रोटेट किया जाता है तो इंसिडेंट रे अपनी उसी पोजीशन पर रहेगी, नॉर्मल 10 डिग्री से मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। नाउ वी कैन से न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा दैट विल बी 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री एंड इट विल बी 55 डिग्री। नाउ वी नो दैट angle of incidence is equal to angle of reflection, and this is the second law of reflection. So I will be equal to R and it will be 55 degree. Now new angle between incident and reflected rays will be 55 degree plus 55 degree and it will be 110 degree. So option D is correct. Question 19, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। स्टूडेंट्स देखिएगा, व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होते हैं ये मिरर ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये वर्चुअल इरेक्ट का मतलब सीधी एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करते हैं। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट से, यानी इमेज की जो हाइट होगी या इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा। नाउ वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाई h। यहाँ पर h डैश क्या है? साइज ऑफ द इमेज, और h इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन साइज ऑफ द इमेज, क्योंकि रियर व्यू मिरर जो कि व्हीकल्स में फिट किए जाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। सो m की वैल्यू जो होगी दैट विल बी लेस देन 1। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। क्वेश्चन 20, द अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश इन वाटर इज। ऑप्शन दिए गए A less than the actual depth because light travels from a rarer medium to denser medium. Option B less than the actual depth because light travels from a denser medium to rarer medium. Option C more than the actual depth because of total internal reflection of light. D more than the actual depth because light travels from a denser medium to rarer medium. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, हम जानते हैं कि जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो लाइट रे बेंड कर जाती है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो ये नॉर्मल से दूर हो जाती है, सो इट रिफ्रैक्ट और इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं कि जो एक्चुअल पोजीशन है फिश की, यहां से लाइट रे ट्रेवल करती है, क्योंकि ये वाटर डेंसर मीडियम होगा एज कंपेयर टू एयर रेयर मीडियम। जब ये लाइट रे फिश
से चलेगी डेंसर मीडियम वाटर से रेयरर मीडियम ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये रिफ्रैक्ट होगी और अबे द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगी। अब ये रिफ्रैक्शन की वजह से जो ऑब्जर्वर देखेगा, यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ऑब्जर्वर इस फिश को कुछ ऊपर उठा हुआ देखेगा। सो हम कह सकते हैं कि जो अपरेंट डेप्थ होगी वो एक्चुअल डेप्थ से कम होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है लेस देन द एक्चुअल डेप्थ बिकॉज द light travels from a denser medium to rarer medium. So option B is correct. Question 21. इसमें दिया गया है a beam of light is incident through the holes on side A and emerges out of the holes on the other face of the box as shown in figure. Which of the following could be inside the box? तो ये हम फिगर में स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि ए बी बॉक्स है और यहाँ पर कुछ लाइट इंसिडेंट है इस ए बी बॉक्स में, जो भी डिवाइस यहाँ पर रखी हुई है। इसमें से अगर हम फेस बी को देखें, फेस बी के इस पॉइंट पर ये सारी के सारी जो रेज हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं। सो इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं और देन इसके बाद ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स ए बी में ऐसी डिवाइस होगी जो कि कन्वर्ज करे इन रेज को। तो उसके लिए जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि सभी पैरेलल रेज को, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती हैं, इन सभी को ये कन्वर्ज करता है और ये सभी पैरेलल रेज एक ही पॉइंट पर, जो कि फोकस पॉइंट होता है, रिफ्रैक्ट होती हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी बॉक्स में कॉन्वेक्स लेंस होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question 22. A student is performing the experiment of determining the focal length of a given concave mirror while focusing a distant tree on a screen. Which one of the following kinds of images he is likely to obtain on the screen? तो ये 4 फिगर्स दी गई हैं इमेजेस की। ऑप्शन ए दिया हुआ है पिक्चर 1, ऑप्शन बी पिक्चर 2, ऑप्शन सी पिक्चर 3, ऑप्शन डी पिक्चर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। और ये जो इमेज बनेगी काफी दूर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट के लिए, लाइक ट्रीज के लिए, ये इमेज फोकस पर बनेगी। अब रियल और इन्वर्टेड इमेज को हम फिगर 2 में देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉनकेव मिरर जो फॉर्म करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है काफी दूर पर रखी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि ट्री होता है, और इमेज को फोकस पर बनाएगा। क्वेश्चन 23. A student determines the focal length of a device X by focusing the image of a distant object on a screen placed 20 centimeter from the device on the same side as the object. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये मेंशन किया गया है on the same side as the object। ये इमेज फॉर्म होता है the device X is। तो ऐसा we know that कॉनकेव मिरर के केस में होता है, क्योंकि अगर हम लेंस की बात करें, लेंस से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल और इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में बनता है, लेकिन कॉनकेव के केस में सेम साइड में बनता है। तो जो यहाँ पर मिरर होगा वो कॉनकेव मिरर होगा, यहाँ पर लेंस नहीं होगा। तो सी या डी ऑप्शन में से एक सही होगा। ए और बी ऑप्शन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि सी और डी में से कौन सा सही है। तो क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो इमेज
बनती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होंगी वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट होंगी, यानी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। और यहाँ पर स्क्रीन को जो रखा गया है वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस रखा गया है। तो कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर स्क्रीन को रखा गया है, वहां पर इमेज बनेगी, तो इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन डी में दिया गया है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 24 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। ऑप्शन दिए गए इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी कैन बी more than or less than 1 depending on the position of the object in front of it. Students, we know that in the case of vehicles the rear view mirror जो फिट किए जाते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये वर्चुअल इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज फॉर्म करता है, और जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम होता है, मींस डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज एच डैश अपॉन एच। यहाँ पर एच डैश जो है दैट इज साइज ऑफ इमेज, एच इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इमेज की जो साइज होती है रियर व्यू मिरर के केस में, जो कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, इमेज की साइज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर m लेस देन 1 होगा। सो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 25, which of the following figures correctly describes the process of electrolytic refining? स्टूडेंट्स 4 फिगर यहाँ पर दिया गया है, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के सही प्रोसेस को, सही फिगर को यहाँ पर बताना है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड फॉर्म करता है, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पर प्योर मेटल फॉर्म करता है कैथोड को, तो कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना चाहिए सप्लाई के। तो फिगर 1 ये रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन इस तरह से है, पॉजिटिव को कैथोड से, नेगेटिव को एनोड से कनेक्ट किया गया है। क्योंकि इम्प्योर मेटल को, इम्प्योर कॉपर को हम एनोड बनाते हैं, तो कॉपर फ्रॉम इम्प्योर एनोड ये डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में, और जो कॉपर आयंस होते हैं सॉल्यूशन से, यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन से जो कॉपर आयंस होते हैं ये डिपॉजिट होते हैं कैथोड पर, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये सेटल डाउन हो जाती हैं बिलो द एनोड, एनोड के नीचे ये सेटल डाउन हो जाती हैं इम्प्योरिटीज। तो फिगर बी में हम देख रहे हैं कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो कैथोड के नीचे सेटल डाउन हो रही है, सो फिगर बी ये रिजेक्ट हो जाती है। सही प्रोसेस जो होगा ये फिगर सी का होगा। तो फिगर सी में जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, रिक्वायर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 26, एक्वा रेजिया इज ए येलो ऑरेंज fuming liquid so named by alchemist because it can dissolve the noble metal gold and platinum, though not all metals. The composition of aqua regia is part A dilute HCl 3 concentrated HNO3 1। तो यहाँ पर ये रेशियो दिए गए हैं, पार्ट बी में रेशियो दिया गया है कंसंट्रेटेड HCl
3, dilute HNO3 1, concentrated HCl3, concentrated HNO3 1, D, dilute HCl3, dilute HNO3 1. तो ये जो एक्वारेजिया होता है ये कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है जो कि 3:1 रेशियो में रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये जो एक्वारेजिया होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर इस तरह से फॉर्म कर जाता है जो कि गोल्ड को डिसॉल्व कर देता है। Question 27. The student performing this activity noted the following observation on the color of flame observed when the metal is burnt. तो यहाँ पर मेटल दिए गए ए बी सी डी और ये जो मेटल है एल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम। कलर ऑफ फ्लेम यहाँ पर दिया गया है एल्युमिनियम के लिए ब्लू, येलो, कॉपर के लिए, सोडियम के लिए व्हाइट एंड मैग्नीशियम के लिए व्हाइट। तो स्टूडेंट्स देखिएगा जब एल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है जो फ्लेम का कलर होता है एल्युमिनियम के लिए सिल्वर व्हाइट होता है, कॉपर के लिए ये कलर ब्लू मिलता है, सोडियम के लिए येलो कलर मिलता है और मैग्नीशियम के लिए व्हाइट कलर मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। यहाँ पर डी का जो कलर है सही कलर शो हो रहा है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question 28. The correct chemical equation describing the thermite process is. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए जो थर्माइट प्रोसेस होता है, थर्माइट प्रोसेस में जो थर्माइट रिएक्शन होती है जो कि आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच में होती है। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो Fe2O3 होता है और एल्युमिनियम इज Al। और ये जो थर्माइट प्रोसेस होता है ये इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है और इस प्रोसेस में जो आयरन प्रोड्यूस होता है वो मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होता है और इस आयरन को हम रेलवे ट्रैक्स के जो जॉइन होते हैं उनको जोड़ने के लिए या क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को जोड़ने के लिए, जॉइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस यहाँ पर जो शो हो रहा है वो यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में शो हो रहा है, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा क्योंकि डी ऑप्शन में एक्सोथर्मिक तो है लेकिन FeO एज ए रिएक्टेंट यूज किया गया है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट क्योंकि ऑप्शन बी Fe2O3 जो कि सॉलिड स्टेट में होता है 2 + 2Al सॉलिड स्टेट, इट गिव्स 2Fe लिक्विड। Fe जो मिलता है मोल्टन स्टेट में मिलता है plus Al2O3 solid plus heat. This is exothermic process. So option B is correct. Question 29. What happens when zinc metal is added to test tube containing Al2SO4 whole thrice solution? Option दिए गए हैं A. Zinc displaces aluminium from its salt solution. B. No reaction takes place. C. The solution becomes blue color. D. The solution becomes blue colorless and aluminium metal is deposited. स्टूडेंट्स अगर हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो एल्युमिनियम की पोजीशन जिंक से ऊपर आती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। तो इस वजह से जिंक एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस।
तो यहाँ पर क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है, इस वजह से एल्युमिनियम से लेस रिएक्टिव होने के कारण जिंक एल्युमिनियम को एल्युमिनियम के सॉल्ट सॉल्यूशन से Al2SO4 होल थ्राइस से वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 30. The correct arrangement of metals Mg, Zn, Fe, Al in decreasing order of their reactivity with dilute acid is. स्टूडेंट्स, अगर हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो K, then Na, K is potassium, Na is sodium, then Mg magnesium, then Al, then Zn, Al is aluminium, Zn is zinc, then Fe iron, Pb lead, then hydrogen copper Cu, then mercury Hg, then Ag silver, then Au gold. अगर Mg, Zn, Fe और Al की पोजीशन देखें तो इसको क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो के सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे कम रिएक्टिव Au होता है। तो इस तरह से इस सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, क्योंकि Mg की जो पोजीशन है, Mg, Zn, Fe और Al में Mg की पोजीशन सबसे ऊपर है, देन एल्युमिनियम आता है, देन जिंक आता है, देन Fe। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 to 35 consist of two segments. Assertion A and reason are. Answer these questions selecting the appropriate option given below. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true and R is not correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Question 31, assertion. Assertion A दिया हुआ है, बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो असर्शन ए दिया हुआ है दिस इज फॉल्स, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है इसकी नेचर बेसिक होती है और ये स्टमक में जो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, वैसे अगर हम देखें जो नॉर्मल वैल्यू है ये 1.5 से 3.5 होता है, लेकिन अगर इससे कम वैल्यू एसिड की हो जाती है, स्टमक में जो एसिड बनता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा जो कि बेसिक नेचर का होता है उसको यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा तो ये न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ रीजन दिया गया है बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन। सो दिस इज करेक्ट। बेकिंग सोडा जो होता है वाटर में घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन 32 असर्शन दिया हुआ है, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ए शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन द वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 or 3 days। स्टूडेंट्स दिस इज ट्रू, क्योंकि व्हाइट वॉश करने के बाद में ये जो शाइनी व्हाइट फिनिश लेयर बनती है, ये 2-3 दिन, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होता है, 2-3 दिन में ये सूखने के बाद यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है। क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है व्हाइट वॉश में, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। CaOH होल ट्वाइस ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस तरह से इस रिएक्शन के कारण कैल्शियम कार्बोनेट जो कि स्लो प्रोसेस होता है, 2-3 दिन में बनता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की लेयर यहाँ पर फॉर्म होती है, जो कि शाइनी व्हाइट लेयर होती है। तो असर्शन यहाँ पर ट्रू है। रीजन दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो ये कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है।
जो कि शाइनी व्हाइट फिनिश देता है। सो रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा क्योंकि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 33 असर्शन दिया हुआ है, ए मिनरल इज कॉल्ड ओर व्हेन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। रीजन दिया हुआ है ऑल मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा जो मिनरल होते हैं ये नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और ये अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं और ये माइनिंग प्रोसेस से ये मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन हम इन मिनरल्स को और कह सकते हैं अगर उनसे जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, कन्वीनियंटली निकाला जाता है और इकोनॉमिकली, तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, क्योंकि जो मिनरल्स प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं उन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो रीजन इज करेक्ट, ट्रू है रीजन, और असर्शन भी ट्रू है। लेकिन यहां पर जो रीजन दिया गया है इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 24 असर्शन दिया हुआ है, इन ह्यूमन हार्ट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्टूडेंट्स दिस इज ट्रू, क्योंकि वी नो दैट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरऑरिकुलर and interventricular septum। और इसका दूसरा रीजन ये भी होता है कि वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में जो कि अलाउ करते हैं ब्लड के मूवमेंट को केवल एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर रीजन दिया हुआ है वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। स्टूडेंट्स देखेगा क्योंकि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, लेकिन जो आर है ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन 35 असर्शन दिया हुआ है, इफ द रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम लेंस द लेंस मस्ट बी कॉनकेव। स्टूडेंट्स दिस इज फॉल्स, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम एग्जांपल लें कॉन्वेक्स लेंस का, तो कॉन्वेक्स लेंस से क्या होता है कि जो पैरेलल रेज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, सारी की सारी पैरेलल रेज ये एक पॉइंट से होके पास होती हैं जिसको कि हम फोकस पॉइंट कहते हैं, और ये इस पॉइंट से निकलने के बाद ये हम देख रहे हैं कि डाइवर्ज हो रही है। तो इस एफ पर ये कन्वर्ज हो रही है और कन्वर्ज होने के बाद ये डाइवर्ज हो रही है इस पॉइंट के बाद में। तो ऐसा नहीं है कि लेंस हमारा कॉनकेव ही होना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट कॉनकेव इज डाइवर्जिंग लेंस, लेकिन ऐसा कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर एफ, आफ्टर फोकस पॉइंट। सो असर्शन ए इज इनकरेक्ट यानी फॉल्स। रीजन दिया हुआ है द कॉन्वेक्स लेंस कैन गिव डाइवर्जिंग रेज। सो कॉन्वेक्स लेंस ये हमने देखा कि ये डाइवर्जिंग रेज दे सकता है, तो रीजन इज ट्रू। तो यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन 36 नेम द मटेरियल एक्स filled in the small test tube and the material Y placed at the bottom of the conical flask। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयरन नेल्स, बी हाइड्रोजन एंड सोडियम, सी पोटेशियम परमैंगनेट एंड ड्राई सीड्स, डी KOH एंड वेट जर्मिनेटिंग सीड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। एक्स जो होगा ये KOH होगा, KOH की यहाँ पर पैलेट्स होंगी, और Y जो होगा दैट विल बी द बैट जर्मिनेटिंग सीड्स। तो X यहाँ पर KOH के पैलेट्स होंगे एंड Y विल बी बैट जर्मिनेटिंग सीड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बैट जर्मिनेटिंग सीड्स है CO2 रिलीज होगी
ड्यू टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो KOH है इस CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और CO2 के एब्जॉर्ब होने के कारण यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम क्रिएट होने से जो वेट जर्मिनेटिंग सीड्स होंगे तो वाटर यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब में वाटर का लेवल राइज होगा। यहाँ पर दूसरे बीकर में हम डिलीवरी ट्यूब के आउटपुट यहाँ पर हम वाटर देख रहे हैं। तो ये वाटर क्यों प्रोड्यूस होगा ये हमने देखा, क्योंकि KOH CO2 जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होने से जो वाटर होगा वेट जर्मिनेटिंग सीड से ये वाटर का लेवल राइज होगा टुवर्ड्स द डिलीवरी ट्यूब और ये सेकंड बीकर में जाके यहाँ पर हम ये इसको कलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 37, फाइंड आउट द इनकरेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर हमने इनकरेक्ट डिफरेंस को फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ठीक है, ट्रू है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में दिया हुआ है ऑप्शन ए में एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर anaerobic respiration। ऑप्शन बी दिया हुआ है इन aerobic respiration complete breakdown of food take place, so this is correct। in an aerobic respiration partial breakdown of food occurs, this is also correct। ऑप्शन सी में दिया गया है large amount of energy is released, एरोबिक के रेफरेंस में ये सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के रेफरेंस में ये ठीक है। ऑप्शन डी एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एनारोबिक में दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर ये इंटरचेंज हो गया है, क्योंकि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो एंड प्रोडक्ट्स of aerobic respiration are carbon dioxide and water, but anaerobic respiration के लिए end product जो होते हैं वो lactic acid and carbon dioxide होती हैं। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन डी इनकरेक्ट है और ये ऑप्शन क्योंकि इनकरेक्ट डिफरेंस को यहाँ पर हमने फाइंड करना है तो ऑप्शन डी क्वेश्चन 37 के लिए सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 38, in cloudy days situation what happens to the photosynthesis? Option A, no photosynthesis occurs। Option B, slow rate of photosynthesis। Option C, raw materials taken from soil। Option D, CO2 and heat taken through stomata। क्योंकि क्लाउडी डेज के केस में क्या होगा कि जो सनलाइट होगी वो प्रॉपर नहीं मिलेगी एज कंपेयर टू सनी डे, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा लेकिन उतना नहीं होता जितना कि सनी डेज में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, स्लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन ए रॉन्ग होगा, नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, ये गलत है। फोटोसिंथेसिस होगा लेकिन कम होगा, मींस स्लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 39, व्हिच स्टेटमेंट इज वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ। ये ग्राफ हम देख रहे हैं वाई एक्सिस पर रिलेटिव रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए दिया गया है द मैक्सिमम रेट ऑफ ह्यूमन डाइजेशन ऑफ कॉज एट अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट वैल्यू को यहाँ पर हम नहीं कह सकते क्योंकि पार्ट बी में दिया गया है द मैक्सिमम रेट ऑफ human respiration occurs at about 57 degree Celsius। ऑप्शन सी दिया गया टेम्परेचर कैन इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ एन एंजाइम। ऑप्शन डी ग्रोथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। यहाँ पर हमने वैलिड कंक्लूजन बताना है तो ऑप्शन सी सही रहेगा, क्योंकि ये हम क्लियर कह सकते हैं कि टेम्परेचर कैन इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ एन एंजाइम। Question 40. The force that blood exerts against the wall of vessel is part A, more in the arteries and less in the vein।
B. More in veins, less in the arteries. C. More in blood capillaries. D. More in heart. तो ये हम फिगर से भी देख पा रहे हैं कि अगर हम एरोटाज आर्टरीज ये देखें तो यहाँ पर फोर्स इज मैक्सिमम, ये फोर्स हम देख पा रहे हैं, दिस इज मैक्सिमम इन केस ऑफ aorta, arteries and arterioles and less in different part of the heart. क्योंकि स्टूडेंट देखिएगा जो आर्टरीज होती है ये कैरी करती है प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आर्टरीज। हार्ट से डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आर्टरीज। अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड मींस इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट को वापस। तो यहां पर हम कह सकते हैं द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of a vessel, this will be more in arteries and less in veins. So option A is correct. Question 41, the water will be absorbed by the root hairs when the external medium is. यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं A आइसोटोनिक, B हाइपरटोनिक, C हाइपोटोनिक and D viscous. So students, option C is correct. So what is hypotonic? हाइपोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जहां पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन लो होता है एज कंपेयर टू अनदर सेल। क्योंकि स्टूडेंट देखिएगा जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट सेल होते हैं, ये सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं और ये सॉइल से एक्टिवली आयंस को कंज्यूम करते रहते हैं, आयंस को लेते रहते हैं। तो इस वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन आयंस के कंसंट्रेशन का रूट और सॉइल के बीच में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये आयन मूव करते हैं इनटू द रूट, ये आयन मूव करते हैं सॉइल से रूट की तरफ इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हाइपोटोनिक। क्वेश्चन 42, रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन ए ट्रांसपिरेशन इज वेरी हाई एंड एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो, बी ऑप्शन ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो एंड एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई, option C both transpiration and absorption are very high, option D both the absorption and transpiration are very low। तो स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि नाइट के टाइम पर, नाइट मींस व्हेन देयर इज नो सनलाइट, नाइट में सनलाइट नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन उस समय वेरी लो होगा, लेकिन रूट के द्वारा जो सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होगा ये हाई होगा। तो ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस आर वेरी हाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 43, योर स्कूल लैबोरेटरी हैज वन लार्ज विंडो, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर यूजिंग वन ऑफ द वॉल्स एज स्क्रीन, द एक्सपेरिमेंट में बी परफॉर्म। यहाँ पर स्टूडेंट कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, क्योंकि विंडो से जो लाइट आएगी ये काफी डिस्टेंस से आएगी, इंफिनिटी से आता हुआ मान सकते हैं, और कॉनकेव मिरर जो होता है इंफिनिटी मींस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट को हम पैरेलल रेज मान सकते हैं, पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉनकेव मिरर क्या करता है, ये इन सभी पैरेलल रेज को फोकस कर देता है एक ही पॉइंट पर, मींस सारी की सारी ये जो रेज है ये फोकस से होके रिफ्लेक्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि रेज फ्रॉम इंफिनिटी विल बी फोकस एट द फोकल पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो इस वजह से ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा, ऑन द सेम वॉल एज द विंडो, क्योंकि इस साइड में ये विंडो होगी और विंडो से ये लाइट रेज आ रही होंगी और इसी साइड में
हमने स्क्रीन को प्लेस करना होगा। या हम कह सकते हैं कि वॉल को, सेम साइड की वॉल को हम एज ए स्क्रीन यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑन द सेम वॉल एज द विंडो। Question 44. In order to determine the focal length of a concave mirror, while obtaining the image of distant object on the screen, the position of the screen should be. तो यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए जो पैरेलल रेज हैं, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज यहाँ पर आएंगी, पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगी इस कॉनकेव मिरर पर और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से होके जाएंगी सभी रेज। यहाँ पर पूछा गया है द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन शुड बी, ऑप्शन दिए गए हैं पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉनकेव मिरर, बी पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ concave mirror, C inclined at an angle of 60 degree to the plane of mirror, option D in any direction with respect to the plane of concave mirror। तो ये हम फिगर से देख सकते हैं कि हमें जो स्क्रीन प्लेस करनी होगी, इसको प्लेस करना होगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉनकेव मिरर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट देखेगा सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज, लाइट रेज ये कन्वर्ज होंगे एक ही पॉइंट के थ्रू और ये फोकस से पास होंगी सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो फोकस है ये मिरर के इन फ्रंट है, यानी मिरर के सामने है। तो इस वजह से स्क्रीन को हमें प्लेस करना होगा पैरेलल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 45. A student has focused on the screen a distant building using a convex lens. Convex lens यहाँ पर यूज किया गया है और distant building को फोकस किया गया है। If he has selected a blue colored building as object, select from the following option the one which gives the correct characteristic of the image formed on the screen. ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड एंड ग्रीन शेड, ऑप्शन बी रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड एंड वायलेट शेड, ऑप्शन सी रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड एंड इन शेड, ऑप्शन डी वर्चुअल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड एंड इन ब्लू शेड। तो यहाँ पर दिया गया है कि स्टूडेंट फोकस करता है ब्लू कलर की बिल्डिंग को, डिस्टेंट ब्लू कलर की बिल्डिंग को ये फोकस करता है कॉन्वेक्स लेंस यूज करके स्क्रीन पर। और कॉन्वेक्स लेंस से जो हमें इमेज मिलती है वो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। और ये क्योंकि ऑब्जेक्ट काफी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये जो इमेज बनाएगा प्रिंसिपल फोकस पर बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस के। सो ऑब्जेक्ट इज क्वाइट फार, काफी दूरी पर है, तो डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पर यानी ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज यहाँ पर मिलेगा प्रिंसिपल फोकस पर। जो कलर होगा इमेज का वो सेम कलर का होगा जो ऑब्जेक्ट का कलर है। तो ब्लू कलर की अगर बिल्डिंग है तो ब्लू कलर का ही हमें इमेज मिलेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन से कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड ब्लू शेड। Question 46. You are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at some angle would bend the most? Refractive index दिए गए हैं वाटर का 1.33, मस्टर्ड ऑयल का 1.46, ग्लिसरीन का 1.473, केरोसिन का 1.44। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का है, क्योंकि स्टूडेंट देखेगा जो डेविएशन है या बेंडिंग है सबसे ज्यादा किसकी होगी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है और ये प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का है, तो सबसे ज्यादा लाइट रे डेविएट होगी ग्लिसरीन के केस में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो हाईएस्ट और वी कैन से ग्रेटेस्ट डेविएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट rays observed in case of glycerin. Question 47. A student carries out the experiment of tracing the path of ray of light
through a rectangular glass slab for two different values of angle of incidence I is equal to 30 degree and I is equal to 45 degree. In the two cases, the student is likely to observe the set of values of angle of refraction and angle of emergence as. तो यहाँ पर देखिएगा ग्लास स्लैब दिया हुआ है. अगर कोई इंसिडेंट रे है, क्योंकि ग्लास स्लैब एयर जब इंसिडेंट होगी, एयर से मीडियम चेंज होगा ग्लास. अब ये जो रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, देन गिलास से एयर की तरफ इमर्ज होगी, अब ये अवे द नॉर्मल जाएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, देन दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस ई. और I इज इक्वल टू ऑलवेज E होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि लाइट रे एयर से यानी रेयर मीडियम से ग्लास यानी डेंसर मीडियम में जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि I इज 30 डिग्री पहले केस में, तो एंगल ऑफ इमरजेंस ये इक्वल होना चाहिए, E इज 30, एंड जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, E इज 45 डिग्री, एंड R शुड बी लेस देन I. तो C ऑप्शन में R इज 20 डिग्री विच इज लेस देन 30 डिग्री, एंड R इज 28 डिग्री विच इज लेस देन 45 डिग्री. सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा. क्वेश्चन 48, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? 1. It does not react with water. 2. It reacts violently with water. 3. It reacts less violently with water. 4. Bubbles of hydrogen gas formed stick to surface of calcium. ऑप्शन दिए गए हैं A 1 and 4, B 2 and 3, C 1 and 2, D 3 and 4. तो इसमें देखिएगा जब कैल्शियम को ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ, कैल्शियम सॉलिड प्लस 2H2O गैस स्टीम की फॉर्म में, तो इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस. तो जो कैल्शियम को ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ, ये विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एज बबल्स. तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये ऑप्शन गलत है. 2 में दिया गया है इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, ये रिएक्ट तो करता है बट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, तो थर्ड इज करेक्ट. फोर्थ, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू सरफेस ऑफ कैल्शियम, दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, थर्ड एंड फोर्थ. अब हम केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे. केस 1 दिया हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन MnO2 and HCl is depicted in the following diagram. It was observed that a gas with bleaching abilities was released. देखिएगा गैस विद ब्लीचिंग एबिलिटीज, ये Cl2 गैस होती है. यहाँ पर ये दिया गया है MnO2 यूज किया हुआ है और MnO2 से रिएक्शन कराया हुआ है HCl का. तो रिएक्टेंट्स आर MnO2 एंड HCl, एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे यहाँ पर क्लोरीन गैस होगी, MnCl2 होगा एंड वाटर होगा. तो MnO2 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो ये Cl2 MnCl2 प्लस 2H2O देगा. तो यहाँ पर देखिए HCl जो होगा एक्वस फॉर्म में होगा, ये एसिड है, HCl एसिड होता है, HCl एक्वस फॉर्म में होगा. एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है MnCl2, तो MnO2 की जो नेचर होगी वो बेसिक होगी और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इस तरह से Cl2 यानी क्लोरीन गैस मिलेगी, सॉल्ट MnCl2 मिलेगा एंड वाटर मिलेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा. तो MnO2 रिएक्ट करेगा HCl के साथ,
क्लोरीन गैस रिलीज होगी जिसमें कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन 49, chemical reaction between MnO2 and HCl is an example of। ऑप्शन दिए गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक बार फिर से लिखते हैं। MnO2 plus 4HCl it gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि MnO2 से MnCl2, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन, MnO2 ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो लूज करने के कारण, क्योंकि MnCl2 बन रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है MnO2 से, सो MnO2 गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगी। और HCl को अगर यहां पर देखें तो HCl से H लूज हो रहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि HCl इज गेटिंग, तो हम कह सकते हैं HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है HCl क्लोरीन में, तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये दोनों तरह की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन में, और मैग्नीज डाइऑक्साइड ये रिड्यूस हो रहा है मैग्नीज डाइक्लोराइड में। तो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की वजह से हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन 50, क्लोरीन गैस रिएक्ट विद फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करने के लिए क्लोरीन गैस को हमें रिएक्ट कराना पड़ेगा ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड से। इसको हम ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड को हम सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। रिएक्शन इस तरह से होगी, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 it gives CaOCl2 plus H2O, and this CaOCl2 is bleaching powder। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 51, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए गए MnO2 is getting reduced whereas HCl is getting oxidized। तो स्टूडेंट्स यही ऑप्शन सही होगा। हमने यहाँ पर देखा था, क्योंकि MnO2 से ऑक्सीजन ये लूज हो रहा है, तो MnO2 is getting reduced, और HCl से हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा था, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था, तो HCl is getting oxidized। ऑप्शन ए सही होगा। Question 52, in the above discussed reaction what is the nature of MnO2। क्योंकि स्टूडेंट हमने देखा कि MnO2 रिएक्ट करता है HCl के साथ। HCl जो होता है ये एसिड होता है, और एसिड और जब बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर बनता है। तो यहाँ पर MnO2 रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो सॉल्ट वाटर एंड क्लोरीन बन रहा था। इस वजह से हम MnO2 की नेचर को बेसिक कहेंगे। So oxides of metal are basic in nature and oxides of non-metal generally are acidic in nature। So MnO2 की जो नेचर होगी वो बेसिक होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। केस 2 में दिया गया है, given diagram represents the structure of human excretory system, study the diagram and answer any of the 4 questions। Question 53, identify the part 1 in the excretion। ये जो पार्ट 1 हम फिगर में देख रहे हैं, ये पेयर, दिस इज द पेयर ऑफ यूरेटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 54, which of these is the structural and functional unit of part 2। Students, we know that nephrons are the structural and functional filtration unit of kidney, जो कि फिल्ट्रेशन का, रीअब्जॉर्प्शन का और सिक्रेशन का काम करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 55, हाउ कैन वी प्योरीफाई द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड। सो हम आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं, डायलिसिस प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जब किडनी बेकार हो जाती है, हम एक मशीन यूज करते हैं, जो ब्लड है उसको डाइवर्ट कर देते हैं मशीन
के लिए, और ये मशीन उस ब्लड को क्लीन करने का काम करती है। सो डायलिसिस जो होता है वो प्रोसीजर होता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का। ये आर्टिफिशियली इसको हम करते हैं। So dialysis is the procedure to remove waste products and excess fluid from the blood. When the kidneys stops working properly, it often involves diverting blood to a machine to be cleaned. So option B यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। Question 56, the main waste present in the urine is, option B is correct, यूरिया। जो मेन वेस्ट होता है वो यूरिया होता है यूरिन में। नाउ केस 3, इसमें दिया गया है ए स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल लैबोरेटरी बाय यूजिंग ए मिरर। तो यहाँ पर मिरर यूज करके वो उसकी कैंडल की इमेज लेना चाहता है वॉल पर, स्कूल लैबोरेटरी की वॉल पर। क्वेश्चन 57, विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही यूज एंड व्हाई। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कॉन्वेक्स मिरर, इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। Concave mirror, it forms a virtual image. Concave mirror, it forms a real image. Convex mirror, it forms a real image. क्योंकि हमने मिरर यूज करना है तो कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर सेम ऑब्जेक्ट की सेम साइड में इमेज को फॉर्म करेगा, और ये जो इमेज होगी ये रियल इमेज होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉनकेव मिरर, इट फॉर्म्स ए रियल इमेज। Question 58, at what distance in terms of focal length f of the mirror should we place the candle flame to get the magnified image on the wall? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए at f, between f and c, ऑप्शन b, ऑप्शन c at c, ऑप्शन d at infinity। तो यहाँ पर मिरर दिया गया है कॉनकेव मिरर। और स्टूडेंट्स देखिए कॉनकेव मिरर की जो हमने 5 पोजीशन पड़ी हुई है उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है सेम साइड में। और जो 6th केस था उसमें मिरर बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। और फर्स्ट 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है। तो ये फर्स्ट 5 केस क्या थे, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाता है, देन ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखा जाता है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाता है, देन ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच रखा जाता है, देन ऑब्जेक्ट को एफ पर रखते हैं, देन बिटवीन एफ एंड पोल। तो इस लास्ट केस में इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज मिलती है बिहाइंड द मिरर। इन सभी 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है। इंफिनिटी पर रखते हैं तो जो साइज होता है इमेज का वो डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज होता है। बियॉन्ड सी रखते हैं तो साइज जो मिलता है डिमिनिश्ड होता है, और सी पर सेम साइज की इमेज मिलती है। सी और एफ के बीच में रखने से रियल इन्वर्टेड इमेज तो मिलती है, मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, एनलार्ज्ड इमेज मिलती है, और एफ पर रखने से हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलती है, इंफिनिटी पर इमेज मिलती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नीफाइड इमेज लेने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखना होगा, क्योंकि बिटवीन एफ एंड सी के लिए जो इमेज होगी ये एनलार्ज्ड होगी। क्वेश्चन 59, टू गेट द डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट। क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज लेने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखना होगा। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें फोकस पर, मिरर के फोकस पर इमेज मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 60, if the image formed by this mirror inverted and real, the magnification will be inverted or real, क्योंकि m जो होता है that is h dash by h। इन्वर्टेड इमेज के लिए देखिएगा
जो h डैश होगा वो नेगेटिव होगा एंड h पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट को हम सीधा रखेंगे, इमेज जो मिल रहा है इन्वर्टेड मिल रहा है, तो m की जो नेचर होगी यानी m का जो साइन होगा दैट विल बी नेगेटिव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।